मलिक साहब, पिछले काफी अरसे से आपकी संघर्ष समिति के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा, क्योंकि आपके पदाधिकारी बार बार छोड़कर जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, 2006 से हमने ये आंदोलन शुरू किया और जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, 2009 में बड़ा आंदोलन हुआ, रैली हुई, तो अगले दिन एक नई संघर्ष समिति बनी। 10 में पानी रोक के फिर एक संघर्ष समिति बनी। 11 में रेल रोक की सांगवान साहब की संघर्ष समिति बनी, संधू साहब की। आप सब लोग प्रेस में रहे हो। ये किसी भी आंदोलन की प्रक्रिया है। किसानों ने आंदोलन किए, 500 संगठन इकट्ठे हुए, चुनाव आते ही भाग गए। हमारे साथ भी इसी तरह का दुर्भाग्य है जाट समाज के साथ। आदमी संगठन में आता है अपने उद्देश्यों के लिए, जब उसका उद्देश्य राजनीतिक या कोई सामाजिक या कोई पूरा नहीं होता तो वो संगठन को छोड़ के भागने का प्रयास करता है। संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, संगठन कोई भी संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, कोई भी संगठन व्यक्तिगत रूप से नहीं चल सकता। लोग व्यक्तिगत चाहते हैं और हम लोग सामूहिक चाहते हैं, तो इसलिए एक नई और संघर्ष समिति बनी 2017 के आंदोलन के बाद। और जैसे ही किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन ना होता तो कोई नहीं जा रहा था। किसान आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, लोगों को लगा कि भाई तुम्हारे पास बेहतर अवसर है, सरकार जो है वो घुटने पे आ जाएगी, 5 मिनट में बैठ जाएगी और तुम अब जा इसमें घुस जाओ किसान आंदोलन में और तुम देश के बड़े नेता बन जाओगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि सामाजिक आंदोलनों में जो लोग होते हैं उनमें से 10-15% तो होते हैं विजनरी और 85% आते हैं अवसर के हिसाब से। वे किसी न किसी राजनीतिक दल से आएंगे, किसी न किसी सामाजिक संगठन से आएंगे। तो जो 10-15% विजनरी होते हैं, ये उनके लिए बहुत समस्या की बात होती है। आप तमाम किसान आंदोलन लगा लो, हरियाणा में अब कितनी यूनियनें काम कर रही है। उससे पहले चटुनी की एक यूनियन थी, आज हरियाणा में 4-5 यूनियनें काम कर रही। तो ये तमाम निजी महत्वाकांक्षा में कोई भी सामाजिक संगठन हो उसका बंटवारा होता है। एक सवाल और उठता है कि लड़ाई आरक्षण के लिए शुरू हुई थी और आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना बैठे थे। देखिए, जो आरक्षण के लिए हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई हमारी फैसला हो गया 2017 में। और जो हम देश भर में घूमे, उन्होंने कहा इस आरक्षण को लेके क्या करोगे। पूरे देश में कोई जाट का ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास अपनी बिल्डिंग हो। धर्मशालाएं हैं, उन पर भी 25-25 साल से 33 साल से व्यक्तिगत कब्जे हैं लोग, या किसी राजनीतिक दल के कब्जे। और जो एजुकेशन मूवमेंट जिस हम लेके चले जाट आरक्षण की मूवमेंट, मैं चौधरी छोटू राम जी की 2006 में जीवनी पढ़ने के बाद मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मुझे भी उनके बारे में इसलिए नहीं पता था। मैंने 10+2 वहीं से की, छोटू राम कॉलेज मुजफ्फरनगर से, जिसकी नींव 1924 में रखी थी। यानी हम इतने अनभिज्ञ थे कि हमारे पास अपने समाज को बताने के लिए, उनके महापुरुषों को बताने के लिए, जब फैसला हो गया, फैसला होने के बाद ये तय हुआ कि हमारे पास फंड बचे हुए थे हर जिले पर, और उन फंडों में अलग अलग विभाजन हो रहा था। कोई कह रहा था यहाँ रख दो, कोई कहता है यहाँ रख दो। तो ये हुआ कि भाई इस फंड का सही इस्तेमाल करके एक जो छोटू राम जी ने जाट कॉलेज रोहतक की शुरुआत हुई थी, उस मूवमेंट को हम एजुकेशन की मूवमेंट में कन्वर्ट कर ले। जो पढ़े लिखे आदमी वे आके कहीं बैठने लगे। पढ़ा लिखा आदमी रेलवे ट्रैक पे नहीं आता, पढ़ा लिखा आदमी धरने पे नहीं आता, तो वो कैसे अपने समाज को बदल सकता है? बदलेगा पढ़ा लिखा आदमी, मैं नहीं बदल सकता। तो ऐसी तमाम चीज़ों को लेके इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। उसके बावजूद भी हमने निरंतर आंदोलन में रहे। धाम का काम चलते हुए भी हमने अमित शाह की रैलियों का बायकॉट किया, हमने उस पर फैसले किए। हमने जो मांगे, हमारी 7 मांगे थी, उनमें से 4-5 मांगे पूरी हुई और वो तमाम काम चल रहा है। लेकिन एक शिक्षा की जो देश में जगत जलनी चाहिए, जिस मूवमेंट को जाट समाज ने लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को मिला के, जो छोटू राम के टाइम में जब हमारे पास खाने को अन्न की कमी थी, कपड़े की कमी थी और हम मेहनत के दम पर सर्वाइव कर रहे थे, उस टाइम पे जिन स्कूलों की स्थापना कर दी, आज हम निजी स्कूल खोल रहे हैं। आप किसी नेता को देख लें, सबके अपने निजी स्कूल हो। पहले हम सामाजिक संस्थाएं खड़ी कर रहे थे। तो उस मिशन की देश में शुरुआत हो, ये एक शुरुआत बरहर, उसमें जिम्मेदार लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी कमांड उनको सौंप दी गई।